हाँ तो बच्चों आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आपकी मदद कर सकता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सॉल्व करके कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए जेईई मेंस के अंदर, कैसे हमारा मेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए जेईई मेंस के अंदर, ताकि हम क्वेश्चन जो अप्रोच करें, जो क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करें, अटेम्प्ट लें, वो गलत ना हो। राइट, ठीक है। थोड़ा सा भी जहां डाउट लगता है उस क्वेश्चन को स्किप करने में ही भलाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पार्ट से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ऐसे तो मैं बच्चों को हमेशा सजेशन देता हूं कि क्लास 12 का जो पार्ट है उस पार्ट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए आप सही सही। बाद में क्लास 11 या मैकेनिकल पार्ट से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आया हुआ हूं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। टू आइडेंटिकल क्वेश्चन जब भी पढ़िए थोड़ा सा कूल एंड काम होके पढ़िए, राइट, शांत होके पढ़िए, जल्दी जल्दी नहीं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज shown in the figure. A dielectric slab is placed between the plates of capacitor B. This plate is This capacitor is B. अब बोल रहा है कि अगर हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दें, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें, जैसे यहां पर फिल किया हुआ है, राइट, एंड द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब है कि चार्ज आ भी सकता है, चार्ज जा भी सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज तो वही रहेगा। ये बात पहले माइंड सेट करना चाहिए। बट जिस कैपेसिटर का प्लेट के बीच में आपने भर दिया डाई इलेक्ट्रिक, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पहले दिमाग में आ गया कि डाई इलेक्ट्रिक भरा मतलब बी की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, बी की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज हो गया तो पूरा सिस्टम का, पूरा सर्किट का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। राइट, ये समझ में आया, मतलब पूरा सिस्टम का कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और आगे पढ़ते हैं क्या करना है। Which of the following statement are correct following the insertion of डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद इसमें से कौन सा सही है? राइट, आइए देखते हैं। The charge supplied by the battery increases. Yes, it is correct. क्यों भाई? क्योंकि आप जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V, तो बैटरी तो कनेक्टेड है इसलिए V क्या रह गया? सेम, बट C तो बढ़ गया ना, डाई इलेक्ट्रिक रखने से C बढ़ गया, और C बढ़ गया इसलिए Q भी बढ़ जाएगा, मतलब बैटरी से और चार्ज आएगा तभी तो चार्ज बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थोड़ा ऑप्शन बी को भी देखते हैं। The capacitance of the system increases. Yes, it is also correct. यही तो हम लोग बात किया था पहले। The dielectric field in the capacitance B increases. नहीं, डाई इलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्या होता है बेटा? तो K मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। यस, चूंकि ये मोर देन 1 इसलिए लेस देन कम हो जाता है, तो डाइइलेक्ट्रिक रखने से E का वैल्यू घट जाता है, V का वैल्यू भी घट जाता है, ये आप लोग जानते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, नहीं ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C इंटू V का स्क्वायर। क्या बैटरी कनेक्टेड है? यस, तो वोल्टेज तो चेंज हुआ नहीं। क्या C घट गया कि बढ़ गया? तो C तो बढ़ गया, तो C बढ़ गया तो U भी तो बढ़ना चाहिए, जबकि यहां पर घटा हुआ दिखा रहा है। सो C और D गलत है, A और B सही है। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टू चार्जेस 4Q and Q are placed 30 30
सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन, एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, आइए देखते हैं। एक चार्ज है 4q, एक चार्ज है q, यस, दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ओके, दोनों चार्ज का साइन सेम है, इसलिए बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर साइन अपोजिट होता है तो एक्सटीरियर पॉइंट पर फील्ड 0 होता है, लेकिन साइन सेम है इसलिए बीच में ही कहीं फील्ड 0 हो सकता है। पहला ट्रिक तो ये। ऑप्शन देखते हैं, क्या पता इसी से काम चल जाए। 10 cm अवे फ्रॉम Q एंड बिटवीन द चार्जेस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यहां पर एक लगा दिया है 10 cm अवे फ्रॉम Q, इसको तो चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, राइट। अब इस मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम है P, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 30, राइट। चेक कर लो, हम बनाएंगे नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम को अगर हम बनाना शुरू कर दें बाई प्रोसेस तो टाइम ही नहीं हमारे पास बचता है, राइट। और फिर वही होगा कि 5 क्वेश्चन आप करके निकल रहे होंगे। तो शॉर्टकट ऑप्शन से चेक कीजिए। ये डिस्टेंस को बोला है 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, राइट। इसका वजह से यहां पर फील्ड और इसका वजह से यहां पर फील्ड, दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा तभी तो नेट 0 हो पाएगा। चेक करके देख लेते हैं कि दोनों का 0 हो रहा है क्या। इसका वजह से यहां पर फील्ड, बोलिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई R स्क्वायर, शॉर्टकट में कीजिए। तो यहां पर चार्ज कितना है बेटा 4Q, तो 4Q बाई डिस्टेंस कितना है 20, मतलब 20 का स्क्वायर। इतना लिख के छोड़ दिया। फिर चेक करता हूं कि इसका वजह से जो यहां पर फील्ड है क्या इसके बराबर है कि नहीं। चलिए, तो इसका वजह से जो फील्ड है E डैश प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज Q बाई डिस्टेंस कितना 10 का स्क्वायर। क्या ये और ये बराबर होगा? यस, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंस डबल है। तो डबल है, इसका मतलब अगर हम इसको निकाले तो कुछ ऐसा निकलेगा बेटा 4Q बाई, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और अंदर बच जाएगा 10 का स्क्वायर। ये और ये कैंसल, बच गया Q बाई 10 स्क्वायर, यहां पर भी Q बाई 10 स्क्वायर, दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल और अपोजिट है तो नेट कितना होगा 0। शॉर्टकट में बन गया। इसका मतलब ऑप्शन ए क्वाइटली करेक्ट है, राइट, क्वाइटली करेक्ट है, क्वाइटली करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा ऑप्शन से कुछ कर सकते थे क्या, 10 cm अवे फ्रॉम Q, नहीं। जो लोग भी क्लास 12 में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े हैं वो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 होता है, वहां 0 होता है, उस पॉइंट पर 0 होगा जो पॉइंट स्मॉलर चार्ज से पास में होगा, राइट। यानी स्मॉलर चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कम होनी चाहिए और लार्जर चार्ज से उस पॉइंट की दूरी ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा चार्ज ज्यादा डिस्टेंस, कम चार्ज कम डिस्टेंस, वहीं पर फील्ड 0 होता है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट पर ये गलत हो गया। 10 cm अवे फ्रॉम Q एंड आउटसाइड, देखिए आउटसाइड में तो 0 हो ही नहीं सकता है अगर चार्ज का साइन सेम है। तो 10 cm अवे फ्रॉम 4Q, नहीं, ये कॉन्सेप्ट फिर गलत हो गया। चार्ज ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए, उस ग्राउंड पर ये गलत हो गया। तो गलत गलत काट के भी यहां पर सही निकाला जा सकता था। ये हमारा एक टेक्निक था निकालने का, राइट। तो एग्जाम में इस टेक्निक का भी आप लोग इस्तेमाल करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, two identical point charges are placed at a separation of L। चलो बच्चों मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है Q और यहां एक चार्ज है Q, दोनों चूंकि आइडेंटिकल बोला गया है। ओके, चलिए, P is a point on line joining the charges at a distance x from any one charge। चलिए कोई एक चार्ज यहीं ले लेते हैं, इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो किसी एक चार्ज से x दूरी पर है। चलो मान लो ना यही पॉइंट P है और ये इस चार्ज से कितने दूरी पर है x। अब यहां पर x वेरिएबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं बताया है
एक्स तो बोला है लेकिन कहाँ पर है पता नहीं है। तो हो सकता है कि पॉइंट पी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, मिडिल में हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। लेकिन एक बात गारंटी है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू 0 से लेकर एक्स का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, मतलब एल तक ही तो हो सकता है। ये एक बात हम लोग दिमाग में सेट कर लिया, राइट। चलिए पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। द फील्ड एट पी इज ई। पॉइंट पी पर जो फील्ड दिया है उसको ई बोल रहा है, और फील्ड का मतलब दोनों का फील्ड होगा, मतलब नेट फील्ड की बात बोल रहा है, राइट। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड किधर होगा, इधर मान लेते हैं E1, और इसका वजह से यहां पर फील्ड किधर होगा, E2 मान लेते हैं E2। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है x तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस x। ठीक है, नेट फील्ड हमारे मुताबिक कितना होना चाहिए, तो नेट फील्ड तो हमारे मुताबिक 12 में से छोटा को माइनस कर दो, E1 ज्यादा होगा, मतलब E1 माइनस E2। ओके, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, निकाल लो। यस, ओके, दोनों में Q कॉमन आएगा, निकाल लो। बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1/x स्क्वायर माइनस 1/L माइनस x का होल स्क्वायर, यही तो बचने वाला है। ओके, ये पहले सोचना है। एक बात तो देख कर लग गया कि जो नेट फील्ड निकला है इसका वेरिएशन E का पावर कितना है, 1, और जो वेरिएबल यहां पर x है उसका पावर कितना है, -2 है, क्योंकि पावर को ऊपर लेकर देखना होता है। एक बात तो गारंटी हो गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये लिनियर नहीं है, मतलब कर्व ही होगा। उस ग्राउंड पर कहा जाए तो ये वाला तो गलत हो गया, राइट। अब बचता है हमारे पास ये और ये। अब इतना टाइम नहीं है वहां पर एग्जाम में कि हम लोग इतना माथापची करते रहे, तब हम चूज करते हैं क्या, एक मिड पॉइंट। बताइए अगर x का वैल्यू कितना होता, x का वैल्यू ले लिया जाए L/2, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट का मतलब हुआ बेटा कि जितना दूरी होगा इस Q से उतना ही दूरी होगा इस Q से। तब तो मिड पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होना चाहिए, नेट फील्ड तो हो जाएगा कितना, 0। देखते हैं कि मिड पॉइंट पर कौन सा ग्राफ सजेस्ट कर रहा है, मिड पॉइंट पर नेट फील्ड 0, राइट। अब दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर भी 0 दिखा रहा है, यहां पर भी 0 दिखा रहा है, दिखा तो यहां दोनों जगह रहा है, यहां नहीं दिखा रहा है, ग्राफ ऊपर से उठ गया, राइट। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। अब जरा सोचिए कि जैसे जैसे अगर हम यहां पर होते जस्ट इस चार्ज का ठीक थोड़ा सा दूरी पर, बहुत स्मॉल दूरी पर, तब तो E1 का वैल्यू वेरी लार्ज होता, E1 का वैल्यू वेरी लार्ज होता। चूंकि E1 का मतलब क्या, अब ये सोचने की यहां पर जरूरत है, यहां पर अब सोचने की ये जरूरत है बेटा, यहां पर हम लोग को सोचने की ये जरूरत है कि ये जो हमारा चार्ज है Q और ये जो हमारा दूसरा चार्ज है क्या, Q, अगर हम पॉइंट P वेरी क्लोज ले इस चार्ज से, तो चूंकि हमें पता है किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तब अगर यहां हम फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो लगभग यहां से यहां की दूरी वेरी स्मॉल, मतलब नियर अबाउट 0 टेंस टू 0। तब तो E1 का वैल्यू वेरी लार्ज, मतलब कह सकते हैं लगभग इन्फिनिटी के आसपास, ऐसा कह सकते हैं टेंस टू इन्फिनिटी, वेरी लार्ज, मतलब फाइनाइट वैल्यू तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इसके वजह से यहां पर जो फील्ड होगा बहुत कम होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, मतलब नेट फील्ड विल बी वेरी लार्ज हियर। जैसे जैसे हम इधर जाते रहेंगे इसका फील्ड घटेगा, उसका फील्ड बढ़ेगा, लेकिन दोनों फील्ड तो अपोजिट है, जिस जगह पर दोनों इक्वल
हो जाएगा, वहां ना नेट फील्ड 0 मिलेगा। तो इस मिड पॉइंट पर नेट फील्ड 0 मिलेगा। लेकिन जैसे हम यहां रहेंगे तो फील्ड होगा, नेट फील्ड होगा इधर। जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो नेट फील्ड होगा 0। जब हम यहां आ जाएंगे तो इसका फील्ड ज्यादा, इसका फील्ड कम, तो नेट फील्ड इधर हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो मिड पॉइंट के इधर नेट फील्ड होगा इधर, और मिड पॉइंट के इधर नेट फील्ड होगा इधर, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये अपोजिट में तो दोनों सजेस्ट कर रहा है, ए भी और ए भी। बट ध्यान दीजिए, यहां पर बताया है कि फील्ड इतना ही होगा और यहां पर बताया है फील्ड इतना ही होगा, राइट। एक डिफरेंट वैल्यू पर आकर क्लोज किया हुआ है। और यहां पर आप लोग देखिएगा तो ठीक है, साइन चेंज हुआ, मिड पॉइंट के बाद साइन चेंज हुआ और ऐसे ग्राफ जा रहा है, राइट। इसका मतलब हुआ कि वेरी वेरी वेरी, जब एक्स का वैल्यू, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू कम होते जाएगा वैसे वैसे ग्राफ शार्पली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली बढ़ेगा, शार्पली बढ़ेगा। तो ये शार्प वेरिएशन को नहीं दिखा रहा है, यहां पर देखिए गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। यहां पर गलत रिप्रेजेंटेशन ये दे रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज के पास जा रहे हैं फील्ड बढ़ तो रहा है बट बढ़ने का रेट घट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे मिड पॉइंट का फील्ड शार्पली इंक्रीज करना चाहिए। उस ग्राउंड पर देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा सूट करता है, ठीक है। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपका एक टाइप है जो हम लोग बोलते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, हम थोड़ा रेफरेंस दे दूं। क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसका एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बेसिक कंसेप्ट आपके पास है कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड होता है अवे, और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड होता है टुवर्ड्स। अब वैसे ही यहां पर क्वेश्चन दिया है, उसी के आधार पर इसको देखते हैं। इफ 3 इनफाइनाइट चार्ज शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस, एक प्लेन शीट, एक प्लेन शीट, एक प्लेन शीट, ये 3 प्लेन शीट है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका 2 सिग्मा और इस पर -4 सिग्मा, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है सी पर, ऐसा बोला है। आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड आउट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड का सम करना है, रिजल्टेंट नहीं बताना है। यहाँ पर यही तो टेक्निकलिटी होती है जेईई मेंस का, कि ऐसे कुछ लैंग्वेज मारेगा कि आप गलती कर पाए, राइट। यहाँ नेट फील्ड नहीं निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल के उसको प्लस करना है, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए, मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। चलो बच्चों 1 बाई 1 बात करते हैं। पहले पॉइंट ए की बात करें, यहां पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी बेसिक एक कंसेप्ट बता देता हूं। जिस जगह पर फील्ड निकालना है ना, आप वहां पर इमेजिन कर लेना +1 कूलम चार्ज, ऐसे इमेजिन कर लीजिएगा। क्योंकि +1 कूलम चार्ज को हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और 1 कूलम पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल डेफिनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ इमेजिन कर लें +1 कूलम, तो बताइए प्लेट एक, ये वाला प्लेट क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, इस फील्ड को बोल दीजिए E1। बी क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, इस फील्ड को बोल दीजिए E2। बट ये वाला प्लेट, थर्ड वाला प्लेट पर तो नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, एक्टेट करेगा इधर, इसको बोल दीजिए E3। व्हाट इज द नेट फील्ड एट ए, तो नेट फील्ड एट ए कितना होगा बेटा, तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 में से E3 को क्या कर लीजिए, माइनस। E1 प्लस E2 में से E1 को क्या कर लीजिए, माइनस, E3 को माइनस कर लीजिए। तो इसका वजह से यहां पर फील्ड कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 मतलब इसका वजह से, तो बट इसका सरफेस चार्ज 2 एप्सिलॉन है, तो 2 एप्सिलॉन
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यही फॉर्मूला है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेन शीट का, माइनस E3 चूंकि उल्टा है, और यहां पर चार्ज है 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ध्यान रहे फील्ड निकालते वक्त ना माइनस और प्लस सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझने के लिए होता है। फील्ड निकालते वक्त माइनस प्लस नहीं देते हैं, डायरेक्शन देख के माइनस प्लस करते हैं। जब दो फील्ड का डायरेक्शन उल्टा तो माइनस और सेम तो प्लस, इतना के लिए होता है। ठीक है, अब इसी को निकाल देते हैं। 1 + 2 3, 3 में से 4 गया, -1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ए पर का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस को छोड़ने से हो गया ना, ये हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, ये फील्ड आया ए पर का फील्ड। अब बी पर का फील्ड निकाला जाए। बी पर का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बाद में मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। चलिए अब बी की अगर हम बात करें तो बी पर इमेजिन कर लीजिए +1 कूलम। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे। ठीक है, ये थोड़ा इसको बदल देता हूं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकाला, जिसका मैग्नीट्यूड निकला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसको लिख देते हैं। बी पर निकालते हैं। अब बी पर निकालिए तो इस प्लेट का फील्ड होगा नीचे, इस प्लेट का फील्ड होगा ऊपर, और इस प्लेट का फील्ड होगा इधर। ठीक है, शॉर्टकट में माइनस कर लीजिए, इन दोनों के सम में से उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फील्ड है डाउनवर्ड है, और इसका जो फील्ड है वो भी डाउनवर्ड है, दोनों को प्लस कर लीजिए। 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, और इस प्लेट का फील्ड भी डाउनवर्ड ही है, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्लेट का जो फील्ड है, चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड होगा ऊपर की तरफ, -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस कर लीजिए, 4 5 में से 2 गया, 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब निकालते हैं फील्ड एट सी। फील्ड एट सी, अगर हम फील्ड एट सी निकालने की कोशिश करें, चलिए यहां पर लेते हैं सी। तो ये प्लेट क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। ये वाला प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये वाला प्लेट भी क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। यहां तीनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तीनों को प्लस करते हैं, तीनों डायरेक्शन सेम हो गया, प्लस हो गया। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सबको प्लस कर दो। 1 3 और 4 7 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब लास्ट में हमें डी पर निकाल देना है। डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। चलिए डी मतलब यहां पर ले लेता हूं, दिखाई पड़े। अब बताइए ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे, चूंकि पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे, चूंकि पॉजिटिव है। बट ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, चूंकि उल्टा इसलिए माइनस 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 - 1 मतलब माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। और मोड लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी एंड डी।
ए बी सी एंड डी। मतलब ए पर जो फील्ड है वो, बी पर जो फील्ड है वो, सी पर जो फील्ड है वो, डी पर जो फील्ड है वो, सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, मैग्नीट्यूड को प्लस करना है। तो सबको प्लस कर देते हैं। चलिए, तो सबको अगर हम प्लस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी का मैग्नीट्यूड, प्लस कर लेते हैं। यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी और यहां पर है डी। चलिए 1 3 4 4 और 7 4 और 7 11 11 और 1 12 12 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसल 6 टाइम, सो इट इज 6 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जानदार नहीं था, थोड़ा प्लस माइनस करने का आइडिया जल्दी से अगर हमारे पास है तो और भी शॉर्टकट में हम लोग कर सकते थे, राइट। डायरेक्शन पहचानने का तरीका अगर है तो और भी शॉर्टकट में मन ही के अंदर कैलकुलेशन करके फटाफट भी हम लोग लिख सकते थे इसको, राइट। ठीक है, चलिए जैसे मैं तरीका बताता हूं कि अब करने के बाद हम तरीका बताता हूं आपको कि अगर हमें ये क्वेश्चन को और हमको शॉर्टकट में करना होता तो कैसे निकालते। जैसे यहाँ पर रख दिया 1 कूलम, तो ये ठेलेगा इधर, ये पुश करेगा इधर और ये पुल करेगा इधर। तो इसका ये 1 ये 2 दो ठो है, तो इसका फील्ड गया ऊपर और ये 4 का फील्ड आ गया नीचे। तो 1 + 2 3 में से 4 गया 1, मतलब -1, मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसका हो गया 1 मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन तो 1 आ गया। शॉर्टकट में ऐसे करते तो जल्दी से थोड़ा निकलता। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा प्लस माइनस उतना इफेक्टिवली कर पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे, साथ ही साथ एरर लेस होगा आपका प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन को किया और लास्ट में रिजल्ट गलत निकला, गलत मार्क आ गया, टाइम भी गया और पॉजिटिव के बदले में नेगेटिव हो गया, राइट। तो ऐसे काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या है। सी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ये क्वेश्चन को अभी जो हम लोग क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन के जैसा है ये। द फील्ड ऑन आइदर साइड्स ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, डेंसिटी रो सिग्मा E इक्वल टू दिस मच, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे बोल रहा। तो ये तो अभी हमने बताया था कि अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसका एरिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो दोनों साइड में फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, राइट। ऐसा यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, ये तो खुद ही बता रहा है कि ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सेकेंड गिवन बाई दिस, देन x is इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 सेकेंड। तो रीजन 2 कहां है, यहां पर हाईलाइट किया है। पता करो बच्चों की इस जगह पर फील्ड क्या है, इमेजिन कर लेना +1 कूलम, सबसे आसान तरीका होता है कंफ्यूजन से बचने के लिए। बताइए इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसका फील्ड इधर रिपेल होगा। इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव, मतलब इधर अट्रैक्ट करेगा। इस पर भी क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेगा। सबका डायरेक्शन सेम हो गया ना। नेट फील्ड कैसे निकलेगा, प्लस कर दीजिए। तो नेट फील्ड शॉर्टकट, इसका वजह से यहां पर फील्ड, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फील्ड के फॉर्मूला में नीचे हमेशा 2 ही रहना है, राइट, ऊपर में सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फील्ड प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस चार्ज को माइनस लेके यहां पर माइनस लिख देंगे। ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स है ना वो, और फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। माइनस और प्लस सिर्फ ये बताता है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, यस।
तो चूंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है इसलिए यहां पर प्लस ही होगा। इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड और इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, 2 और -2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा। हाँ, इसी का डायरेक्शन उल्टा होता तो माइनस करना था, यस, ये आप जानते हैं। फिर इसका फील्ड प्लस इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखा हमने माइनस नहीं लिखा क्योंकि फील्ड निकालते वक्त हमको डायरेक्शन देखना होता है, राइट। माइनस और प्लस सिर्फ ये बताता है डायरेक्शन किधर होगा। इसलिए एक बेस्ट तरीका ये होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि जिस पॉइंट पर बोला हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वहां पर खुद से इमेजिन कर लेना +1 कूलम और तब पूछना इस 1 कूलम को कौन किधर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे हमने यहां रख दिया 1 कूलम, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपेल करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये अट्रैक्ट किया, इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये अट्रैक्ट किया। अब हमने एरो के द्वारा पकड़ लिया कि तीनों का डायरेक्शन सेम है। सो इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस कर दिया गया। तो फील्ड माइनस और प्लस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब प्लस कर दिया यहां पर 2 4 5, यस 2 4 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे हिसाब से फील्ड इतना आता है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज व्हाट दिस मच। तो ये दोनों बात एक साथ कैसे सही? उसने बताया है कि फील्ड इतना होगा और मेरा कैलकुलेशन है कि फील्ड इतना होगा और दोनों ही सही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों सही है, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों बराबर होगा, नहीं तो कैसे बराबर होगा? एक ने बताया कि इतना होगा, हमने बताया कि इतना होगा और दोनों सही है इसका मतलब दोनों बराबर होगा। देयरफॉर हमें कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये और ये गया कैंसल, ये और ये गया कैंसल, x निकल गया ना 5/2। देख लो 5/2 को बोलते हैं ना 2.5। हो गया कि ना ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आसान था। बस स्पीड को थोड़ा बढ़ाने का आप लोग प्रयास कीजिए और बेसिक जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। जेईई मेंस इतना भी टफ नहीं होता है, एडवांस होता है। एडवांस लेवल में तो बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, लेकिन जेईई मेंस इतना भी टफ नहीं होता है कि निकाल ना सके। बस 15 दिन थोड़ा सा जबरदस्त मेहनत कर लीजिए, चांद और सूरज को देखना भूल जाइए, जरूर निकलेगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ कितनी है, राइट। द फिगर शोज ए डायगोनल सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एंड ए बैटरी, यस एंड ए बैटरी। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट। आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक यहां, एक यहां, राइट, और एक ऐसा लगा दिया है क्रॉस। याद कीजिए इस तरह का फिगर को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। बट व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो केवल फिगर है उतना जानने से नहीं होगा, इसको ये भी टेस्ट करना होता है क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो टेक्निक ही काम नहीं करेगा। देखते हैं क्या टेक्निक था, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 होता है। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब ये बैलेंस ब्रिज तो नहीं है, इसलिए उस कंसेप्ट पर तो काम नहीं हो पाएगा। तो अगर ये बैलेंस होता तब तो ये बीच वाला को हम डायरेक्ट हटा ही देते और हटाने के बाद में फटाफट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करें बेटा? तो देखिए एक टेक्निक सिखाता हूं ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए, अगर ब्रिज बैलेंस ना हो तो। सपोज ये है आपका 4 माइक्रो
फैराड, ये है आपका 2 माइक्रो फैराड, यस, ये है आपका 2 माइक्रो फैराड और ये है आपका 4 माइक्रो फैराड। उल्टा करके ऐसा लगा दिया है, सीधा सीधा लगाया होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था। और यहां जो दिया है बैटरी, बैटरी का ईएमएफ दिया है 20 वोल्ट, राइट। अभी बीच वाला हमने नहीं जोड़ा, ये कंसेप्ट बिल्डअप करने का तरीका। मान लीजिए कि ऐसा होता, बीच वाला भी नहीं लगाया होता तो क्या होता, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज में, और ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज में। और सीरीज में आप लोग जानते हैं कि चार्ज बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो ये और ये दोनों आपस में सीरीज में है तो चार्ज तो बराबर ही होगा। तो जितना चार्ज होगा इस पर उतना ही चार्ज होगा इस पर, यस। तो सवाल है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, क्योंकि चार्ज बराबर है। तो बताओ बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वाट, C। बट अगर हम इसको और इसको देखने की बात करें दोनों को, तो दोनों का सीरीज में होना इस बात को प्रूव करता है कि दोनों पर Q का वैल्यू तो सेम ही होगा, चार्ज तो सेम ही होगा। तो अगर ये सेम है तो कोई क्यों ना कह दे V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, C। मतलब जिसका C होगा ज्यादा वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा कम, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कम, ड्रॉप कम हो, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, यस, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। मतलब यहां पर जो ड्रॉपिंग होगी कम होगी और यहां पर ड्रॉपिंग थोड़ा ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये आता है मोर सी लेस ड्रॉपिंग, लेस सी मोर ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मतलब घट जाना, पोटेंशियल का घट जाना। पोटेंशियल कितना घट गया उसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए आप। लेकिन कभी कभी ड्रॉप कहना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे मैं बोल दूं कि पोटेंशियल 10 से ड्रॉप होकर 4 हो गया तो कितना का डिफरेंस आया, 6 का, 6 का। तो अगर डिफरेंस 6 का आया मतलब 4 का ड्रॉपिंग हुआ, सॉरी, अगर पोटेंशियल 10 से घट के 6 पर आ गया तो ड्रॉपिंग 4 का हुआ, और अगर पोटेंशियल 10 से घट के 8 पर आया तो ड्रॉपिंग 2 का हुआ। तो ड्रॉपिंग अगर 2 हुआ तो पोटेंशियल कम घटा है, और ड्रॉपिंग 4 हुआ मतलब पोटेंशियल ज्यादा घटा है। अब आइए आते हैं फिगर पर। इधर से ये पॉइंट है, चूंकि बैटरी का पॉजिटिव यहां जुड़ा है, यहां से चलना सीखिए। जब हम यहां से चल के इधर जाएंगे, इस प्लेट को क्रॉस किया और इधर इसको भी क्रॉस किया, राइट। अब आइए यहां पर ड्रॉपिंग थोड़ा क्या होगा, ड्रॉपिंग थोड़ा ज्यादा होगा इस कंसेप्ट के मुताबिक, राइट। क्योंकि इसको हटा लेने के बाद जैसा ब्रांच चाहिए वैसा ही ब्रांच चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां ड्रॉपिंग होगा ज्यादा, ड्रॉपिंग होगा ज्यादा मतलब जैसे 10 था तो 4 का ड्रॉपिंग हो गया तो 6 हो गया ना। और यहां ड्रॉपिंग कम होगा मतलब पोटेंशियल था 10 तो घटा 2 तो 8 बच गया ना। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई रहेगा, पोटेंशियल बी का हाई और पोटेंशियल डी का लो, क्योंकि यहां ज्यादा घट गया कम बचेगा और यहां कम घटा ज्यादा बचेगा पोटेंशियल। तब तो ये पोटेंशियल हाई, ये पोटेंशियल लो। तो पोटेंशियल एट बी ज्यादा है, पोटेंशियल डी। तो पोटेंशियल एट बी में से पोटेंशियल ऑफ डी को माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है। ये टेक्निक था पकड़ लेने का, राइट। तो ऐसे इस दिमाग में रखिए कि अगर मैं कहता हूं कि पोटेंशियल था 10, यहां 4 ड्रॉप हुआ तब तो 6 बचेगा, और पोटेंशियल था 10, यहां 2 का ड्रॉपिंग हुआ तो 8 बचेगा। तो मोर ड्रॉपिंग
पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेस ड्रॉपिंग, पोटेंशियल ज्यादा बचेगा। ये पकड़ने का तरीका होता है कौन हाई और कौन लो। तो बी का पोटेंशियल हाई, डी का पोटेंशियल लो। ये लो ना, ये तो मिल ही गया ऑप्शन हमारा, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन डी तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उल्टा हो गया। एक बात तो ये हो गई ना, और भी चेक करना है। बोथ 4 माइक्रो कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन अपोजिट सेंस। भाई देखिए, दोनों पर चार्ज तो बराबर ही होगा। यस, चार्ज तो बराबर होगा, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4 और फिगर सिमेट्रिक है, फिगर सिमेट्रिक है, चार्ज तो बराबर होगा। लेकिन यहां बोल रहा है इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब ये हुआ कि इधर से जाए तो इस पर अगर प्लस, इस पर माइनस, तो इस वाला पर इधर माइनस तो इधर में प्लस ना। ऐसा क्यों होगा भाई? आइए सोचते हैं ये सही कि गलत, थोड़ा सा चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। यहां से चला बैटरी से पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आया, जब इस पर आएगा प्लस तो इस बाउंड करेगा माइनस, और प्लस को यहां से रिपेल करेगा तो प्लस चला जाएगा ना इस पर। यस, ऐसा सोचना है। उसी तरह से पॉजिटिव इधर भी जाएगा, इस पर आया प्लस, माइनस को बाउंड करेगा और प्लस को रिपेल करेगा तो इधर जाएगा ना, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर माइनस। यही ना हमारा प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है। इसके ऊपर सवाल ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ऐसे भी इसका पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल लो था। इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो, मतलब इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस होगा, लेकिन उस पर तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं हाई, मतलब ऊपर वाला में प्लस, तो ये अंदर वाला में माइनस को बाउंड करेगा, प्लस को यहां से भी रिपेल करेगा, तो प्लस तो इधर से भी आया और प्लस इधर से भी आया, तो इस पर आ जाएगा ना प्लस। तो इसका मतलब इस पर प्लस है तो इस पर भी क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। इसका मतलब कि दोनों कैपेसिटर पर, चूंकि कैपेसिटी सेम हो गई, कैपेसिटी सेम हो गई, तो दोनों पर चार्ज तो बराबर होगा और सेंस भी सेम होगा, क्योंकि इसमें प्लस तो इसमें भी प्लस, ये हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। राइट, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इन ए मेटालिक कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ई। ना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कहते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, बना है एटम 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 एटम, दो एटम के बीच में जगह तो होते ही हैं, उसी में चल रहे होते हैं फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। अगर हम बैटरी नहीं जोड़ा है तो फील नहीं होगा, और फील नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम ऐसे 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 होते हैं। यस, जब हम इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां आ गया माइनस, यहां आ गया प्लस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसलिए हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड का उल्टा फोर्स लगता है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। लेकिन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाकर एटम से टकराते भी होंगे, ये सुनो, और एटम से जब टकराते हैं तो कोई इधर से टकरा गया तो ऐसे छिटक के जाएगा, फिर यहाँ गया तो यहाँ टकराया छिटक के इधर, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ओवरऑल ये मूव करेगा इधर। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फील्ड का उल्टा ही चलेगा, लेकिन रैंडम होके ही चलेगा, टकराएगा चूंकि एटम से तो रैंडमाइज हो जाएगा। हाँ, ये हॉलो होता तो टकराता नहीं, सीधे चलना था। राइट, तो देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ई। ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये बात तो सही आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा और देखें।
The electrons may move in any direction randomly, but slowly drift in the direction of field. ना in the same direction of field तो कभी भी नहीं मूव करेगा, ये गलत हो गया। डी देखते हैं, the electrons move randomly, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम तो होगा, रैंडमली भी मूव कर रहे हैं क्योंकि वो एटम से टकरा के इधर उधर छिटक रहे हैं ना। बट स्लोली ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ई, यस ये भी करेक्ट है, ये रैंडमली इधर उधर भागेगा, एटम से टकराएगा तो रैंडम तो होगा ही होगा, लेकिन स्लोली स्लोली वो ओवरऑल कहां जाएगा, फील्ड का उल्टा भी तो जा रहा है, यस और नो। तो देखो बच्चों, ये ऑप्शन जो बी है इसमें भी बोला गया था फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, और यहां भी आ गया कि फील्ड का उल्टा ड्रिफ्ट करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। लेकिन इस ऑप्शन के, ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर आ गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन उसके अंदर नहीं जा रहा है। अगर एक ही ऑप्शन मारना है, एक ही ऑप्शन मारना है, अगर एक ही ऑप्शन मारना है, क्वेश्चन ने कहा हो ओनली वन चॉइस यू हैव, तब तो आप डी को ही मारेंगे, क्योंकि बी वाला डी के अंदर में इंक्लूड हो गया। मतलब अगर ये सबसेट है तो ये सुपर सबसेट हो गया, राइट। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको बता दिया मतलब ये वाला इसके अंदर आ गया। तो इसमें दोनों बात हो गया कि ठीक है, रैंडम भी है, एटम से टकराता है इसलिए रैंडमलाइज हो जाता है, और साथ ही साथ वो फील्ड के उल्टा भी जा रहा है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा अगर वन चॉइस मारना हो तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट I flows through a uniform wire of diameter d when the mean drift velocity is v, mean drift velocity. The same current will flow through a wire of diameter d by 2, रेडियस आधा हो गया, made of same material if the mean drift velocity of electrons is ना। आइए देखते हैं करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में क्या था, I इक्वल टू एन ए ई भी डी, यस। तो किसी मटेरियल के लिए एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेगा, यस। ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट रहेगा, यस। तो आई विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या बच गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए यहां दो केस है, फर्स्ट वाला केस में डायमीटर कितना है डी, सेकेंड वाला केस में डायमीटर कितना हो गया आधा, तो रेडियस भी आधा हो गया, और रेडियस आधा तो बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा आधा तो एरिया 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, राइट, ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बोला है कि दोनों ही केस में करंट तो सेम ही है, सेम करंट है, द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द वायर ऑफ इतना ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था भी। अब बताइए आपको तो सेंस है कि करंट सेम है तो ये भी तो सेम होना पड़ेगा, लेकिन ये एरिया तो 1/4 हो गया ना, तो एरिया हो गया 1/4, एरिया हो गया 1/4, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी तो आई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो हम लोग को यहां पर दिखाई पड़ा कि डायमीटर आधा हो गया मतलब रेडियस भी आधा, तो रेडियस आधा तो एरिया तो आधा हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। तो अगर एरिया 1/4 तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी तो करंट सेम रह पाएगा। मतलब अगर डायमीटर हो गया आधा तो करंट सेम रहने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 4 भी होना पड़ेगा, यस, क्योंकि सेकेंड वाला केस में एरिया हो जाएगा ए बाई कितना 4, तो ये होगा 4 भी, तब ना कट के सेम रह पाएगा, दैट इज द केस ना। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 भी के बराबर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्रॉब्लम था, इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
ए स्टेडी करंट, स्टेडी मतलब कांस्टेंट, ए स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू ए लीनियर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ भाई, हो सकता है कि वायर ऐसा हो, पतला मोटा हो, ऐसे मान लीजिए ना, इसे बना के मोटा और पतला हो ऐसा, लेकिन करंट यूनिफॉर्म है, मतलब करंट स्टेडी है। मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, चाहे ये पतला वाला क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, बोल रहा है करंट तो सेम ही है, यानी चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल, ऐसा बोल रहा है। स्टेडी करंट का मतलब ये, तो जितना करंट यहां इस सेक्शन पर है उतना ही करंट इस क्रॉस सेक्शन पर है, ऐसा बोल रहा है स्टेडी मतलब। द करंट डेंसिटी इन कंडक्टर, ओह, तो करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। जाहिर सी बात है कि जहां एरिया होगा ज्यादा वहां डेंसिटी होगा कम, जहां एरिया होगा कम वहां डेंसिटी होगा ज्यादा, ये तो सिंपल चीज होगी। तो बोल रहा है कि इनडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नहीं ये भी गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस इट इज करेक्ट, हो तो गया। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास जान है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, next question is, the resistance of a wire is 20 ohm. The wire is stretched to 3 times its original length. Then the resistance will now. ये बोला कि भाई जो कंडक्टर है उसको खींचकर 3 टाइम्स लंबा कर दिया। एक्चुअली जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को खींच रहे होते हैं ना, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, खींचना तो पॉसिबल नहीं है, कैसे खींच पाएंगे, लेकिन किसी मेथड से खींच लिया जाए, अगर लेंथ बढ़ रहा होता है तो एरिया घट रहा होता है, पतला होता जाएगा ना। तो बताओ बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, बट यहां पर एरिया के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं दिया, बोला कि लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया। तो ध्यान रहे, ये मटेरियल को खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, लेंथ बढ़ते जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते जाएगा, पतला होते जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। क्योंकि एरिया के बारे में क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है तो एरिया को रिप्लेस कर देते हैं वॉल्यूम बाई लेंथ, और यहां पुट कर देते हैं ताकि रेजिस्टेंस लेंथ के टर्म में आ जाए, रो एल बाई ए के जगह वी बाई एल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि खींचने की बात है तो खींचते जाएंगे, लेंथ बढ़ते जाएगा, बट वॉल्यूम और ये तो कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर कह दीजिए आर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। यस, इसका मतलब लेंथ को कर दिया गया 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, 20, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, 9 टू जाए 18, 180, दिस इज आंसर। तो इसको शॉर्टकट में हमने मारा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन है, लेकिन है आसान, देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, द करंट आई इन द सर्किट, तो चलो ये बैटरी का पॉजिटिव है, यहां से करंट निकला जाएगा, टक 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 टक, यहां पर आया जंक्शन पर, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब यहां पर जो करंट आएगा इसमें घुस जाएगा, इसमें से जो करंट निकला ए बी टू सी देन सी टू ए, सो इट इज सीरीज। ये 30 और ये 30 मिलके हो गया डायरेक्ट 60 ओम। अब ये जो 60 होगा डायरेक्ट ए से कहां चला जाएगा, बी से कहां चला जाएगा, ए में, और ये भी जा रहा है बी से ए में। तो ओवरऑल आप लोगों को बन जाएगा ये पॉइंट बी से गया यहां ए, कितना है 30, और ये भी बी से डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं
कि बी से ये आ गया डायरेक्ट कहाँ ए, क्योंकि ये दोनों को मिला के एक 60 मानेंगे तो ये हो गया 60। अब ये 30 और 60 हो गया पैरेलल, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे में दोनों को प्लस, 30 प्लस 60 90, डिवाइड कर दो 3, इसको डिवाइड करो 20। सो रेजिस्टेंस इज, टोटल रेजिस्टेंस इज 20 ओम, टोटल रेजिस्टेंस इज 20 ओम। करंट ही तो पूछा था, तो ओम्स लॉ लगा लो ना, करंट इक्वल टू V बाई R। तो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में कितना लगा हुआ है 2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया सर्किट का 20, काटोगे आएगा ना 1 बाई व्हाट 10 एम्पियर। सो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The same mass of copper, mass of copper is drawn into two wires A and B, and कॉपर का सेम मास, मतलब 1 किलो मास कॉपर का ये है, 1 किलो ये भी है। ध्यान रहे सॉलिड के केस में मटेरियल का मास सेम, तो चूंकि सॉलिड, किसी भी सॉलिड का डेंसिटी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो मास सेम तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा सेम। क्लियर। अब बात करते हैं रेडियाई R एंड 2R। इसका एक का रेडियस है कितना R, वायर ही बनाया होगा, इसका रेडियस है R, तो इसका रेडियस है 2R, मतलब एक मोटा है एक पतला है, लेकिन मास बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पतला है उसकी लंबाई ज्यादा रही होगी और मोटा वाला का लंबाई कम रहा होगा, तभी तो मास बराबर हो पाएगा। यस और नो? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। अगर दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट बराबर ही चलता है दोनों में, ये बात ध्यान रखना होगा। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। चलिए इन ए एंड बी, हीट प्रोडक्शन तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो बताओ दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम। आइए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां ए का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया था, रेडियस के बारे में तो दिया था, लेंथ को हटाना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू एल। सो एल इक्वल टू कितना होगा V बाई पाई R स्क्वायर। सो एल को रिप्लेस कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जल्दी से हो जाएगा। रो को छोड़ो, 1 बाई ए के जगह R स्क्वायर ही ले लीजिए क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, इनटू एल के जगह V बाई पाई R स्क्वायर। V तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल के जगह आएगा 1 बाई R स्क्वायर, 1 बाई R स्क्वायर। दैट इज, ये हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू R का पावर कितना 4। ध्यान रहे ये, इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर व्हाट 4। अब देखिए इसके कंपेयर में इसका रेडियस डबल है क्या? यस, तब तो R1 इज टू R2 कितना होना चाहिए, राइट? तो इसका रेडियस से कंपेयर में इसका रेडियस 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 4, मतलब 1/16 टाइम्स होगा ना। मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर 1 तो इसका रेजिस्टेंस 1/16, तो उल्टा कर दीजिए, तो इसका रेजिस्टेंस 16, तो इसके कंपेयर में इसका रेजिस्टेंस 1/16 मतलब कितना 1। ऐसा हो गया, ठीक है। ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आसपास ले लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। अब क्या निकालना है? हीट। हीट इज प्रोपोर्शनल टू R। आई को छोड़ दिया क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दोनों कनेक्ट हुए हैं सीरीज में, और सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगा,
तो क्यों लेना है रेशियो निकालने के लिए? तो इसका मतलब हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, देयरफॉर हीट का रेशियो क्या होगा? तो आर के रेशियो में होगा, और आर का रेशियो यहां दिया नहीं दिया है, मतलब हीट 1 is to हीट 2 will be in proportional to R, मतलब R1 is to R2, और R1 और R2 का वैल्यू दिया है 16 is to what? 1. So 16 is to 1 is the right answer. आराम से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रीडिंग ऑफ एमीटर A3 मतलब ये इज दिस मच, इतना करंट गुजर रहा है इसमें 0.75 एम्पियर, यस। नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब मान के चलना है कि एमीटर में रेजिस्टेंस नहीं है, और ऐसे भी हम लोग आइडियल एमीटर में मानते रेजिस्टेंस 0 होता है, राइट, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। खैर छोड़िए, द रीडिंग ऑफ एमीटर A2 विल बी, इसका रीडिंग क्या होगा, मतलब इसमें कितना करंट गुजरेगा। अब देखो बच्चों, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम पोटेंशियल। अब इसके अक्रॉस मान लो ना कि इसमें कितना करंट जा रहा है, I2, तो बताइए ओम्स लॉ के मुताबिक भी कितना होगा। तो करंट I2, रेजिस्टेंस 15, क्योंकि ये मीटर में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, और इसका वोल्टेज कितना होगा, तो V इक्वल टू करंट इसमें कितना जा रहा है 0.75, रेजिस्टेंस कितना है 60, बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट दोनों वोल्टेज सेम, मतलब I2 इंटू 15 इक्वल टू 0.75 इंटू 60, ये 15 4 जा इतना कट गया, I2 निकल गया 4 5 जा 20, 28 और 2 30, यस, डेसिमल यहां रख दीजिए, 3 एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निकल गया प्रॉब्लम, यस। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये कंसेप्ट रखिए, और सीरीज में करंट सेम रहता है, ये कंसेप्ट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम है। मीटर ब्रिज, द मीटर ब्रिज वायर AB मतलब यहां से लेकर यहां तक ना, सोन इज 50 cm लंब। आमतौर पर मीटर ब्रिज की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहां बोला है 50, तो जो बोला है वो मानना पड़ेगा, यस। चलिए, व्हेन AD इज 30 cm, AD मतलब ये वाला 30 cm, नो डिफ्लेक्शन अकर्स, मतलब D पर ये जब चौकी को टच किया है, पॉइंट D पर टच किया है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया। इसका मतलब यही नॉल पॉइंट हो गया ना, नॉल पॉइंट जहां पर टच करने से करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए उसको बोलते हैं नॉल पॉइंट। चलिए, तब तो ये डिस्टेंस अगर 30, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, सीधी सी बात है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, बताइए बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ता है। तो दिस बाई दिस लेंथ, मतलब 6 बाई ठीक उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ 30, बराबर होना पड़ेगा इस साइड का गैल्वेनोमीटर का, ये साइड राइट साइड का रेजिस्टेंस R बाई उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ 20। काटो, 0 से 0 कट गया, हाँ, और क्या, R इक्वल टू क्या, तो ये चला जाएगा ऊपर, 6 2 जा 12 बाई 3, दैट इज आ गया कितना 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस है। तो पहले बच्चों देखिए, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो तरीका ये होता है कि पहले आप उस क्वेश्चन को कीजिए जो फार्मूला बेस्ड है और क्वेश्चन में क्लैरिटी है। तो उस क्वेश्चन को जल्दी करेंगे तो जल्दी हो भी जाएगा और गलती होने का चांस भी कम रहेगा। ये टेक्निक होता है एग्जाम में एक्सेल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब देखिए यहां पे एक सेल दिया है, ये तो सेल है और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। जब करंट यहां से आएगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बट गया इधर चला गया, ये पैरेलल हो गया। ये 4 रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 दोनों बराबर ही है, तो 4 इंटू 4 रख दीजिए, 4 प्लस 4 ये आएगा आपको 2 हो गया। रख लो ना, 4 इंटू 4 आप 4 प्लस 4 8 हो गया, 4 टू 8 कटेगा तो 2, यस 2। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस सेल का ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, इंटरनल कितना है 1 ओम। तो सेल के द्वारा करंट कितना निकलेगा, ये करंट यहां से कितना निकलेगा, तो E बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, 3 बाई एक्सटर्नल 2 और इंटरनल 1, 3 कट के हो गया 1 एम्पियर, मतलब सेल से 1 एम्पियर का करंट जाएगा। ओके, अब टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालने के लिए बोला, दो फॉर्मूला है आपके पास, ए भी से निकाल सकते हैं, V मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज, टर्मिनल जिसको बोलते हैं, I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल दीजिए, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 वोल्ट आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा कॉन्सेप्ट था ना V इक्वल टू E माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 3 माइनस I के जगह 1, R के जगह 1, 3 में से 1 गया 2, तो इससे निकाल लो चाहे इसके निकाल लो, सेम ही है, दोनों जगह से कहीं से निकाल लीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इसका आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ घबराने वाली चीज नहीं है। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ, बचपन से आपने पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, उसी को तो लगा देना है यहाँ पर, राइट। A potential divider circuit is shown in the figure. Output voltage VO. अब देखिए VO कहाँ दिखाया है, देखने से काम हो गया, देखने से काम हो गया। यहां से लेकर यहां तक को VO मतलब आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहां से तार जोड़ के कहीं और जगह ले जाना है करंट, इसको आउटपुट बोलते हैं। चलो ना इसको ऐसे निकाल दो यहां से, हो गया, यही आउटपुट वोल्टेज हो गया। चलिए पता करते हैं, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, यहां से करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा। ओके, पहले तो यही पता करो कि कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो करंट आएगा यहां से घुस के इसमें, इसमें से घुस के इसमें, इसमें से घुस के इसमें, इसमें से घुस के, ऐसे पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव चला जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो रहा है बेटा, तो 3.3 किलो ओम, मतलब ये 33,300 ओम है। अब जोड़ लीजिए टोटल रेजिस्टेंस, 3,300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 4,000, या ऐसे जोड़ लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 3300 मिला के हो गया 4,000 ओम। तब इस करंट में करंट कितना आएगा सर्किट में, तो वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 4, टोटल रेजिस्टेंस 4,000, काट दो इसको, नीचे आ गया 1,000 ऊपर ना, मतलब 1/1000 एम्पियर, इतना करंट जा रहा है। लेकिन आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए, आउटपुट मतलब ये VO किसके किसके क्रॉस में, तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक का करंट चाहिए, कितना करंट गया, तो जो करंट इस वायर में आएगा वही तो करंट जाएगा 1/1000। अब रह गया कि यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस कितना है, जोड़ लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500, यस, तो रेजिस्टेंस हो गया 500, I इंटू आर लिख दो, करंट 1/1000, रेजिस्टेंस 500, काटोगे आएगा 1/2 वोल्ट। देखिए तो है 1/4, हाँ 1/2 मतलब 0.5 वोल्ट। आसान क्वेश्चन था, आप लोग फालतू में घबरा रहे हैं।
तो ओम्स लॉ का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव यूज होता है, केवल V = I × R नहीं देखना है, राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का। देखते हैं, ये क्यूबॉइड है, इसका यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है, 4a बोला है क्वेश्चन ने खुद ही। ओके, यहां से लेकर ये वाला कितना है, a बोला है, और ये वाला जो पार्ट है कितना है, 2a बोला है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर है ना, ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। देखिए ये है 2a और ये है a, तो ये होगा ना, रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्या यहाँ पर? यस, ये भी रेक्टेंगल बनेगा। यस, ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। As shown in the figure, resistance across AB is X. Across AB का मतलब जब बैटरी को ऐसे जोड़ा जाएगा A और B के बीच में, राइट। तो अगर बैटरी को अगर ऐसे जोड़ोगे बेटा तो करंट तो ऐसे जाएगा ना, तो ये बनेगा क्रॉस सेक्शन और ये बनेगा लेंथ। हाँ, कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन मतलब वह एरिया जिसको करंट छेद कर चले, क्रॉस करे, तो ये बनेगा क्रॉस सेक्शन, और यहां से यहां करंट जाना पड़ेगा, ये बनेगा लेंथ। और उस रेजिस्टेंस को क्या बोला है, एक्स। तो चलिए एक्स इक्वल टू कितना, हमारे पास फॉर्मूला है रो एल बाई एरिया क्रॉस सेक्शन। रो एल के जगह यहां पर 4a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये रेक्टेंगल है क्या, यस, ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया ब्रेथ, 2a × a 2a स्क्वायर। अब छोड़िए, हमको तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बराबर है कि बड़ा है, तो जितना कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए ना, 2 से 2 कट गया, a से 2a कटेगा, ये आ गया अलग, आ गया कितना, ऊपर में 2 और नीचे में a, ऐसे ही करके छोड़ने से हो गया। और क्या बोला है, across CD is y, across CD is y, मतलब अगर हम C और D के क्रॉस में बैटरी जोड़े, मतलब बैटरी कुछ ऐसे जोड़ लें कि नीचे हो पॉजिटिव ऊपर हो नेगेटिव, तब तो करंट ऐसे ना जाएगा नीचे से ऊपर, तो ये बन जाएगा क्रॉस सेक्शन नीचे वाला पार्ट, और करंट यहां से घुस के यहां निकल जाएगा, तो ये बनेगा लेंथ। यस, तब ऐसा केस में बोला है रेजिस्टेंस कितना होगा, y, तो y इक्वल टू प्रोपोर्शनल केवल निकाल दीजिए, रो को छोड़ दीजिए। कितना लेंथ होगा यहां से यहां जाने के लिए, a, कितना एरिया होगा, तो एरिया तो ये नीचे वाला हो जाएगा, इसका लेंथ है 4a और ब्रेथ है 2a, 4a इंटू 2a, चूंकि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, एक a एक x काट दीजिए, ये आया 1/8a। जाहिर सी बात है कि x का रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब x ज्यादा है और y कम है। देखते हैं इतना ही से काम चलेगा क्या, तो x ज्यादा y कम, ये तो b में भी है और d में भी है, यहां तो बराबर दिया इसलिए ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया, और यहां भी ज्यादा दिया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, तो या तो ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन डी। अब ये पता तब चलेगा जब हम जेड भी निकाल लें। अब क्या बोला है, एंड अक्रॉस ई एफ इज जेड, ई एफ मतलब ऐसा, ई एफ मतलब ऐसा, इधर से घुस के करंट ऐसे जाए, ऐसा करंट जाए, तो जब करंट को ऐसा घुस के ऐसे जाएगा तो कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ये वाला लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना 2a, यस, तो जेड विल बी प्रोपोर्शनल, लेंथ कितना 2a, और एरिया कितना, तो ये सामने वाला एरिया इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इस एरिया को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये एरिया होगा, और ये लेंथ हो गया 4a और ये ब्रेथ हो गया a, यस, तो 4a इंटू a, 4a इंटू a, ये a से कट गया, ये 2 2 जा 4, ऊपर 1 नीचे 2a, यस,
अब देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा तो एक्स ही है ना, क्योंकि सबसे सबके नीचे में ये है कि नहीं है, देख लीजिए कंपेयर कीजिए, तो ए को छोड़ दो, काहे लिए देखेंगे, तो इस ये है 2, ये तो 1/8 हो जाएगा और ये 1/2 होगा, तो सबसे बड़ा है x, उससे छोटा है z 1/2 है और सबसे छोटा 1/8 है, तो सबसे बड़ा x, उससे छोटा z और सबसे छोटा y, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बताइए क्या रेजिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? यस होता है, राइट, यस होता है। अगर हमारे हाथ में मान लीजिए हम बात करें कि हमारे हाथ को ही देख लीजिए कि बैटरी को जोड़ा जाए इस तरह से, तो करंट ऐसे चलेगा तो लेंथ कुछ अलग, और अगर बैटरी का पॉजिटिव यहां जोड़ दे नेगेटिव यहां, तो करंट ऐसे चलेगा तो लेंथ कुछ अलग, राइट। तो करंट के चलने के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यस डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था और ये बड़ा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसको मैथमेटिकल बनाना, हर क्वेश्चन को मैथमेटिकल बनाने के प्रयास ना करें एग्जाम में, नहीं तो स्कोर डाउन हो जाएगा। कहीं कहीं हम लोग कंसेप्ट भी लगाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इतना तो पता है कि दो चार्ज Q1 और Q2 अगर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन Q1 जितना फोर्स लगाया Q2 पर, Q2 भी तो उतना ही लगाता है Q1 पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर है। लेकिन अर्थ के आसपास कोई मास बॉडी है, तो ये मास बॉडी अर्थ के फील्ड में है, तो मोर मास मोर ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट, ये बात कंसेप्ट पर रखना चाहिए। अब देखिए यहीं पर दिया है, इफ टू बॉल्स ऑफ गिवन मासेस एंड चार्जेस आर रिलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहले बात तो दिमाग में रखिए कि हमको करेक्ट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अरेंजमेंट इन द इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ होता। अब देखो बच्चों ये केस, अब इस केस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ग्रेविटेशन इसको खींचेगा नीचे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 2 mg, इसको भी ग्रेविटेशन खींचेगा नीचे, बट ये होगा m इंटू व्हाट जी। इसको ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस पर इधर, और ये वाला लगाएगा इस पर इधर, यस। अब जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों बराबर ही होगा ना, बट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा, इस पर ना। तो ये ना ज्यादा भारी है, और ज्यादा भारी है तो ये बीच वाला जो सेंट्रल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ये ना ज्यादा इधर इधर भागेगा, ये वाला तो दूर भागना चाहिए ना, हल्का है तो ज्यादा ऊपर उठना चाहिए, यानी ये मास ज्यादा ऊपर उठना चाहिए, ये मास कम ऊपर उठना चाहिए। तो दिया है ठीक इसका उल्टा, इसलिए इनकरेक्ट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, और हमको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, यस। सो हम वो हमारे सीट में इसी को गोल करेंगे, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ही ढूंढना था। आइए थोड़ा बी को देखते हैं। अब यहां देखिए दोनों का मास बराबर है, एक इधर एक इधर, तो दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर। ध्यान रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पर बराबर ही होता है। क्या लिखते हैं आप यहां पर, Q1 के जगह 2Q इंटू Q, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स, तो क्या लिखते हैं 2Q इंटू Q, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, और इसके द्वारा इस पर फोर्स, तो क्या लिखते हैं आप Q इंटू 2Q, तो दोनों सेम ही ना होगा बेटा, यस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर ही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बराबर है, तो क्यों ये ज्यादा ऊपर उठेगा भाला और ये क्यों कम उठेगा, जब दोनों का वेट सेम ही है, तो दोनों एंगल सेम होना चाहिए ना। एक ज्यादा दिया है कम दिया, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, मतलब ये भी हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाला देखते हैं। अब यहां देखिए इसका मास बराबर है ना, और इलेक्ट्रिकल फोर्स तो बराबर होगा ही ना, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के केस में ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, वो दिया भी है, तो ये करेक्ट है, लेकिन करेक्ट वाला नहीं ढूंढना था। उसी तरह से यहां देखिए ये मास भारी है ना, और ये मास हल्का है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर जितना लग रहा है उतना ही तो इस पर भी लग रहा है, बट ये हल्का है तो ज्यादा ऊपर उठ गया,
ये भारी है तो उतना ऊपर नहीं उठ पाया, इसलिए इसका एंगल कम होना चाहिए, इसका एंगल ज्यादा। ये भी सही है, लेकिन सही वाला ढूंढना नहीं था, हमको इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, इसलिए ये और ये हम ओएमआर शीट में भरेंगे। तो ये क्वेश्चन के लिए कोई हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना सही नहीं होता है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल किया कर रहे हैं, राइट। अब हम समुद्र में डूब रहे हैं तो वहां थोड़ी ना हम a+b का होल स्क्वायर करते हैं, राइट ना। वहां बुद्धि का इस्तेमाल करें कि जल्दी से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मतलब हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, राइट। अब यहां देखिए क्वेश्चन है, क्या है, 6 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस are fixed at the corners of regular hexagon of each length as shown in the figure. The electrostatic potential energy of the system of charges. अब देखिए यहां पर साइड का लेंथ ए दिया है ना, क्वेश्चन खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोला है ये इसको हेक्सागन बोलते हैं भाई, यस। पोटेंशियल एनर्जी पूरा सिस्टम का पूछा है, ध्यान रहे कि जब दो चार्ज होता है, एक चार्ज Q दूसरा चार्ज Q, दोनों के बीच की दूरी R, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक चार्ज का नहीं, सिस्टम का, दोनों का मिलाकर एक सिस्टम बनता है। कितना एनर्जी का फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R। बट ध्यान रहे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स जब निकालते हो न्यूमेरिकल ना, तो वहां मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चार्ज माइनस भी है तो माइनस नहीं लिखते हैं, प्लस बनाते हैं और डायरेक्शन दिखाई देता है। बट एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जब एनर्जी निकालो तो जो चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव निकालेंगे, राइट। सो एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, एनर्जी कैन बी नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या दो ही चार्ज है कि मेनी चार्जेस है, मेनी चार्ज है, और मेनी चार्ज है मतलब पूरा सिस्टम का अगर एनर्जी निकालना है बोला है, तो ऐसे दिमाग में रखिए हर पेयर में एनर्जी होगा, हर पेयर में एनर्जी होगा। अब कैसे निकालोगे बेटा, तो किसी एक चार्ज को ना आप लोग पहले चूज कर लेना ठीक से, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई करना। इसका नाम दे देना कुछ ए, इसका नाम दे देना कुछ बी, सी, डी, ई, एफ, लाइक दिस, और पहले कहना कि इसके साथ सबका पेयर पहले बनाना, इसके साथ इसका टोटल एनर्जी निकालना है यहां पर। तो इसका वजह से इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो सब में कॉमन आएगा, दिस इंटू दिस मतलब Q इंटू माइनस Q बाई दोनों के बीच की दूरी। यहां R पर स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ R होता है ना, R स्क्वायर फोर्स निकालते वक्त होता है, ठीक। फिर अब इसके वजह से इसका एनर्जी निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, राइट, ये वाला डिस्टेंस प्लस हर पेयर में एनर्जी होती है तो पेयर पेयर बनाते जाइए, इसका और इसका कितना Q इंटू Q, चूंकि दोनों पॉजिटिव है, बाई ये दूरी हमको निकालना है, ये दूरी, राइट। अब ध्यान दीजिए क्या है, हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन है, सब साइड बराबर होते हैं, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब ये है ए, ये भी है ए, यस, और ये एंगल आप लोगों को पता होगा 100, ठीक है, ये एंगल हमारा 120, ये वाला एंगल हमारा ऐसा, इसे निकाल लीजिए, हम आप लोगों के लिए छोड़ा होता है। ये साइड ट्राइंगल का पता है, ये साइड ट्राइंगल का पता है, और ये दोनों, ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इस फार्मूला को निकाल के ये वाला फार्मूला, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये नहीं है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस निकालिएगा। मान लेते हैं डिस्टेंस को AC, यहां पर आप लोग पुट कीजिएगा, ओके। उसके बाद इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका और इसका कितना, प्लस Q इंटू माइनस Q बाई ये दूरी, राइट, ये दूरी। अब ये दूरी भी आप लोग निकालिएगा ऐसे करके, कुछ ऐसे कर देना, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर कर देना, ठीक है। ये एंगल आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आधा कर देना, ये एंगल कैलकुलेट करके आधा कर देना,
ठीक है, ये साइड तो ये हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये हो गया इस राइट एंगल का हाइपोटेनस। साइन कोस का फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला निकल जाएगा, साइन कोस का फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला निकल जाएगा, और ये वाला तो इसके बराबर ही होगा, जोड़ दीजिएगा, ये पूरा निकल जाएगा, नीचे डाल दीजिएगा ए डी प्लस इसका वजह से इसका एनर्जी। अब इसको दोबारा मत कैलकुलेट करना, ये और ये बराबर ही होगा, लिख देना यहां पर Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू बाई ए से लेकर ई तक का, ए से लेकर ई तक का। बट ध्यान रहे ये और ये तो बराबर ही होगा ना, फिर इसका वजह से इसका एनर्जी प्लस Q इंटू माइनस क्यू बाई ये दोनों के बीच का दूरी तो ए दिया ही है, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिएगा ये चला, ये हो गया, 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 इसका काम सबके साथ हो गया। अब उसको छोड़ देंगे, अब लेंगे इसको, अभी हुआ नहीं प्लस, अब लेंगे इसको, अब लेंगे इसको। अब ये इसके साथ ऑलरेडी पेयरिंग हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे। ध्यान रहे कोई पेयर छूट ना जाए और कोई पेयर रिपीट ना हो जाए, ये बात ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ तो ये हो ही गया, तो इसको छोड़ दो। अब ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, ये नहीं जाएगा इसके साथ, हो चुका है राइट। अब देखिए इसके साथ कितना हुआ था, ये वाला का 1 2 3 4 5, यस, तो उसके साथ कितना होगा 1 2 3 4 ही होगा राइट, तो 4 ठो लिख दीजिएगा। फिर इसके साथ 3 होगा और उसके साथ 2 होगा, यहां पर आ जाइएगा तो उसके साथ तो एक ही होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका है ना। इस तरह से करके सबको प्लस कर दीजिएगा, फिर क्यू क्यू को कॉमन निकालिएगा, ये जो डिस्टेंस है सबको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।